Good morning, students. Welcome back to the accountancy tutorial. Yesterday we have started our third chapter of accountancy, that is the accounting principles. In that chapter we have studied about what is accounting principle, what is the need of accounting principles, what are the features of accounting principles, and we have started certain concepts. And today we will study about four main concepts, that is business entity concept, money measurement concept, accounting period concept, and the cost concept. So let's start with our very first concept, that is the business entity concept. Now we will do the very first concept of today's topic, that is the business entity concept. As per this concept, business is a separate and distinct unit from its owner, creditors, and other person of the business enterprise. So it means that in a business, suppose this is our business XYZ, and to start this business there is a person behind it which is known as the owner of the business, and the name of the owner is X. So as per this concept बच्चों, ये माना गया है, this concept says कि जो business है और जो owner है ये दोनों एक अलग अलग person है, both are not the same persons. तो business एक separate person है और वो अपने owner को भी एक अपना creditor मानता है. जो हमारे बिजनेस का ओनर है वो भी बिजनेस के लिए क्रेडिटर होता है, एंड बिजनेस हमेशा इसे ट्रीट करता है एज अ, जो उसकी कैपिटल इन्वेस्ट, ओनर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो भी पैसा लेके आता है बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस जो है इस पैसे के ऊपर ओनर को हर बार इंटरेस्ट देता है. दैट इज़ वाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आगे पढ़ेंगे कि जो पैसा ओनर भी लेके आएगा बिजनेस में उसके ऊपर भी ओनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो अगर ओनर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस है, तो बिजनेस इसे अपना एक खर्चा मानता है. सो दिस इज़ बिकॉज ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है दे बोथ आर अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्सन. जो भी एक ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर होंगे वो हमेशा बिजनेस एंटिटी से सेपरेट रखे जाएंगे. अगर एक ओनर ने घर खरीदा है, एक ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई भी खर्चा किया है, कोई पर्सनल इनकम हुई है, दैट ऑल विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. इसीलिए बिजनेस में हमने जैसे अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था कि अगर एक ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा बिजनेस की पोटली में से पैसा विड्रॉ करे तो हम उसे कहते हैं ड्रॉइंग. तो हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग. तो जो पैसा एक ओनर बिजनेस को चलाने के लिए लेके आता है, कैपिटल, उसे हम कैपिटल कहते हैं, और अगर ओनर उसी पैसे में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है तो हम उसे कहते हैं ड्रॉइंग, और यही ड्रॉइंग उसी की कैपिटल को कम कर देती है. तो हमेशा ये माना गया है कि बिजनेस इज़ अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स ओनर, एंड ओनर के जितने भी पर्सनल इनकम, एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे हैं वो सेपरेटली रिकॉर्ड होंगे. ओनर का दिया हुआ पैसा टू बिजनेस, कोई भी कैपिटल जो वो लेके आया है जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, और इसीलिए ओनर के दिए हुए पैसे के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है. Understand? So now we will do next concept, money measurement concept. As per this concept, only those transactions are recorded in our book of accounts which are in monetary terms. Only those transactions which can be expressed in monetary form, which has any money value, only that transactions are recorded in our book. इट मीन्स दैट बच्चों कि जिन चीज़ों की, जिन आइटम्स की, जिन ट्रांजैक्शंस की मनी में कोई वैल्यू है, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बुक्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. ऑल दोज ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मॉनेटरी फॉर्म नहीं है,
जिनको हम मनी में नहीं मेजर कर सकते उन्हें हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे वर्कर्स का लो मोरल है, वी कांट रिकॉर्ड. अगर हमारा CEO है बिजनेस का, उसकी डेथ हो चुकी है, वी कैन नॉट रिकॉर्ड. सो बट इट हैज़ अ ड्रॉबैक. सपोज अगर हमारा बिजनेस है, उसमें 2 मेन मैनेजर हैं. दिस वन इज मैनेजर A and another one is manager B. और बिजनेस में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ड्यू टू विच both of them have stopped working, they have low performance. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक पर्सन बिजनेस ही छोड़ के चले गया और इसके कारण बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ. तो a business cannot record that this loss is due to the resignation of a partner, the resignation of a person of the business entity. So business doesn't record those transactions which are based upon any feelings, any situations, which are the human nature transactions. It record only transactions which are recorded, which are measured in terms of money. So all items are expressed in monetary values at the time when they take place. जब वो ट्रांजेक्शन होती है तब हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं एंड देन वी रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट only and only those transactions which have a monetary value, like we cannot record that एक transaction है, हमने लिख दिया कि death of A, एंड जब हम बुक्स बना रहे हैं वी डोंट नो द वैल्यू, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन हम डेथ ऑफ ए को कभी भी मनीटरी फॉर्म में, मनी में नहीं मेजर कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि ए की डेथ होगी, भाई हमारे लिए वो 1 लाख रुपए का काम करता था और हमें 1 लाख का नुकसान हो गया है. We cannot write like this. So these factors cannot be expressed in our books. That is why only those transactions which are giving the direct relation with the money, only those transactions are recorded in our books. Done? Clear? Now the next concept is accounting period concept. Accounting period concept means that the financial statements are prepared for a specific time period. So as we know, our business has one main assumption that business is a going concern. Business will run for a long period of time in future. So we cannot say about the life of the business. It can be any. Like it can run for 100 years, it can run for even 10 years, it can run for 1 year, or it can run for so many years in which we cannot express. So as per this concept, accounting period says that we have to break up this accounting period into smaller period so that we can be able to judge the financial performance of our business. So for breaking up of this whole life into different smaller parts, we have to prepare the financial statements in a certain specified time period. So if we don't say about a particular specific time period, then every person will be using his or her own time period for judging its performance, right? So बच्चों, अगर हमारे पास अपने बिजनेस को जज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं मेंशन होगा, तो हर पर्सन कहेगा कि हमारी तो भाई ये हमने मार्च से, ये मैंने ना आज मेरा 10 मार्च चल रही है और मैंने आज से रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए और मैंने ये रिकॉर्ड ना 7 अप्रैल तक रखे, बस मैंने तो इतना ही रिकॉर्ड बनाया. ठीक है, तो एवरी पर्सन विल बी कमिंग अप विद इट्स ओन रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट टाइम पीरियड. सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हमारी
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, एवरी बिजनेस एंटिटी हैज़ टू सेट द बिजनेस रिकॉर्ड एज पर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्टार्ट होता है हर ईयर पे, 1 अप्रैल को ये पीरियड स्टार्ट होता है एंड इट्स एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये पूरा 1 साल कंप्लीट होता है। Every person have to maintain financial statement for the period 1st April to 31st March of the upcoming next year। तो मतलब कि एवरी पर्सन, चाहे वो अपना बिजनेस, सपोज एक न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस है, अभी नया मार्केट में बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको अभी हमने 7 मई को स्टार्ट किया है, लेकिन ये नहीं है कि वो कहेगा कि मैंने 7 मई को स्टार्ट किया है और मैं अगले साल ये 6 मई तक बना दूंगा और मैं अपने 1 ईयर का रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इवन दिस पर्सन हु इज़ न्यू टू द मार्केट, जिसने अपनी पहली बार बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने हैं, उसको भी यही टाइम पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। उसको भी अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि 7 मई से 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक मेरे बिज़नेस की ये परफॉर्मेंस है, और जो उससे पहले वाला टाइम पीरियड है उसको हम स्पेशली मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा एक नया न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस है। तो मेन पर्पस क्या है? वी नीड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं, ताकि हम अपनी ही परफॉर्मेंस को अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकें, या फिर अपनी ही बुक्स को, अपनी ही रिकॉर्डेड बुक्स को अपने पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकें, जिससे हमें अपनी बुक्स से हमें आइडिया हो जाए कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, इज़ इट गोइंग इन प्रॉफिट और अवर बिजनेस इज इन लॉसेस। तो इसीलिए अवर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सेज कि हमें अपनी बिजनेस की जो लाइफ है उसे पार्ट्स में ब्रेकअप करना होगा, और वो पार्ट्स में जब ब्रेकअप किया जाता है तो हमारे पास एक फिक्स टाइम पीरियड है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। ठीक है जी, यही जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हम इस ईयर्स की बनाते हैं, ईयरली बेसिस पे बनाते हैं, यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल यूजर्स डिमांड करते हैं। तो ये जो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे यूज़र्स होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो फाइनेंशियल ईयर एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, और वो पीरियड हमारा फिक्स्ड होता है, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज cost concept, also known as the historical cost concept. As per this concept, transaction recorded at the cost of acquisition value. Transactions in our book of account relating to any assets are shown at the original cost at which an asset is purchased. It means that कोई भी अगर हम अपना एसेट खरीद रहे हैं, कोई भी अगर हमने एक एसेट खरीदा है, तो जो उसकी टैग वैल्यू होती है, मतलब जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू होती है, हम उस एसेट को उसके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेट पे ही अपने बिजनेस में, अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो अगर हमारे बिजनेस में कोई भी मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आफ्टर परचेज कोई भी चेंजेस आई हैं, एज पर दिस कंसेप्ट वी हैव टू इग्नोर ईच एंड एवरी दैट चेंजेस। सो दिस कंसेप्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का, हमारे बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की जाती है। तो सपोज हमने एक एसेट खरीदा है फॉर ₹1 लाख,
और उसके ऊपर हर साल जो डेप्रिसिएशन की जाएगी, जो उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी, वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगी. बट इफ़ आफ्टर 2 years ऑफ परचेज उसकी मार्केट वैल्यू शो कर रही है कि वही एसेट आज 15 लाख का हो गया, तो हमें इन एसेट्स को 1 लाख का एसेट जो 15 लाख का हो गया है, हमें अपने एसेट को अपने बिजनेस में नहीं चेंज करना है. हमें अपने बिजनेस में हमेशा हमारे एसेट्स को उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है. इसका मतलब कि ये हमारा जो कंसेप्ट है, जो हम बिज़नेस में कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो हम अकाउंटिंग में कंसेप्ट यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बुक्स हैं उसमें कभी भी जो एसेट की करंट वैल्यू, जो मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू है, वो कभी भी नहीं बताई जाती. दिस कंसेप्ट हैज़ सम ड्रॉबैक्स. क्योंकि ये कंसेप्ट हमारी करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स जैसे ये कंसेप्ट उन ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करता जिन ट्रांजैक्शन के लिए हमने कोई भी अमाउंट नहीं पे की. ये कंसेप्ट उन ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करता जिन ट्रांजैक्शन के लिए हमने कोई भी अमाउंट पे नहीं की. मतलब कि अगर ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसके लिए हमने ओरिजिनल वैल्यू पे कुछ प्राइस पे किया है. तो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, उस टाइम हमारे बिज़नेस की कोई गुडविल नहीं थी. लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसकी गुडविल ही इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी कि उसकी वैल्यू बढ़ने लग गई और हमारा बिज़नेस उसकी गुडविल के कारण ही चल रहा था. तो गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है, वो हमारे बिजनेस का बहुत एक बड़ा वैल्यूएबल एसेट है. पर कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसकी पहले ओरिजिनल वैल्यू होगी. तो गुडविल की तो कोई ओरिजिनल वैल्यू ही नहीं, क्योंकि हमने कहीं से वो परचेज नहीं की, कहीं से कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई पेमेंट नहीं की. तो ये ट्रांजैक्शन, ऐसी कई ट्रांजैक्शन हमारे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करनी रह जाती हैं. सेकेंडली, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो हमारे नेट प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करते हैं, वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं. बिकॉज जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो हमारी हिस्टोरिक कॉस्ट पे लगी होती है, ना कि करंट प्राइस से. तो इन्फ्लेशन के दौरान हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो सही नहीं डिस्क्लोज होते. थर्डली, जब ये हमारे एसेट्स को उसके पुरानी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दिखा रही है, तो कई यूज़र्स इस इंफॉर्मेशन को बेनिफिशियल नहीं मानते. तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम कहते हैं, हमारे अकाउंटेंट्स कहते हैं, हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर हम हर साल अपने बिजनेस में अपनी एसेट को उसके मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करने लग गए, तो हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे. इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल सच सिचुएशन. दैट इज़ वाई एक कंसेप्ट हमने अपनाया है कि हम अपने बिजनेस में एसेट को उसकी जिस दिन उसको परचेज किया था उस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, और उसी वैल्यू पे उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा उसके लाइफ के अकॉर्डिंग कि वो एसेट हमारे बिजनेस में कितने टाइम पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में हम उस एसेट को यूज़ करेंगे. ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑफ विच at the original cost at which the asset has been acquired in our business. Any change in the market value after purchase that is not recorded in our books and is always ignored. Third, this concept is totally historical cost concept. Historical cost means history वाला concept, जो बहुत पहले हमने एसेट परचेज किया था, उसी एसेट उसी वैल्यू पे हमें उसे रिकॉर्ड करना है. तो हमारी करंट पोजीशन जो है, करंट वैल्यू है, करंट जो मार्केट में हमारी सिचुएशन है, वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं शो कर पाएंगे. ठीक है. सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स. We have covered 4 main concepts today.
First one we have covered is the business entity concept. As per that concept, business is a separate legal entity apart from its owner, creditors, and other persons. Second concept is money measurement concept. As per that concept, only transactions are recorded in our books. Only that transactions are recorded in our books which are measured in terms of money. And third concept that we did today is accounting period concept. There is a period for every business enterprise to record the financial transaction, and that period starts from 1st April to 31st March every year. And the last concept is this concept, that is the historical cost concept. As per this concept, we record all the assets, all the transaction in our books of account at the price at which the transactions are originally, at the price at which the transactions, the assets are originally purchased in our business. Any change in the market value after the purchase of an asset is not recorded in our books. Is it clear? So this much is enough for today. See you tomorrow. Thank you.